नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए LPCBT2 में आप सभी को पता है कि बेसिक साइंस में आपका एक तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मैंने 2 वीडियो डाल रखा है, एक तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला के साथ और जो अभी 2 मई को जो पेपर हुआ है वो भी। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, इस चैनल पे है, आपको उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपका वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज हम लोग कवर कर लेंगे इसको भी। इसके बाद हीट एंड टेम्परेचर से भी आपके क्वेश्चन आए हैं, थर्मामीटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से भी आपका डायमेंशन और यूनिट पूछा गया है। देखिए एक चीज को तो समझिए कि आप जो भी अभी रिव्यू देख रहे हैं, फाइनल जब आपका आंसर की आएगा, ठीक है ना, जब आंसर की आएगा तभी चीजों को समझ पाएंगे। 100% ये तब कहा जा सकता है कि कौन सा टॉपिक नहीं पूछा गया। जैसे कि सिंपल लीवर मशीन से कहा जा रहा है कि क्वेश्चन या मास वेट डेंसिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ट्रेड में कई स्टूडेंट्स ने बोले हैं कि न्यूमेरिकल्स और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहे हैं। तो बस यही कहेंगे, जिनका 6 को पेपर है तो आपकी जैसे तैयारी है ये आप रिव्यू देख करके आप कोई टॉपिक को स्किप मत करिएगा, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करके जाइए। बस इतने अपने आप को तैयार रखिए कि ट्रेड में अगर न्यूमेरिकल्स आ जाए या इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आ जाए तो वो आपके लिए बोनस का काम करने वाला। और मैथ्स के भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे। तो अगर देखा जाए 3 क्वेश्चन मैथ्स, 3 से 4 क्वेश्चन ईडी और 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स के आ जा रहे हैं, मतलब कि 10 से 12 क्वेश्चन तो आपका एज मिल गया भाई। 26 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 26-27। अब तो बस ट्रेड में 15 क्वेश्चन ही। खैर इन सबको हटाया जाए, वर्क एनर्जी पावर को मैं यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, ठीक है ना। और जो आपको पढ़ाया गया था यहाँ पे मैं चीजों को लिखूंगा नहीं ज्यादा, जितना है कंटेंट नोट्स है जो आपने लिया हुआ भी है एप्लीकेशन के थ्रू, सारी चीजें आपको दे दी गई थी, तो वो चीज को हम फटाफट रिवाइज करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट कम होगा लेकिन जो फॉर्मूला है फिर भी हर एक चीज को मैं समझाते हुए निकलूंगा। तो भाई देखिए, वर्क एनर्जी पावर, तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे वर्क को, फिर कवर करेंगे एनर्जी को, फिर कवर करेंगे पावर को। तो बात होगी वर्क को, यानी हिंदी में हम इसे कार्य कहेंगे। क्या लिखा गया है, कार्य जो है बल और विस्थापन का एक अदिश गुणनफल होता है, यानी वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे रिवीजन पे आपका मेनली फोकस है आपका 6 मई का पेपर, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा रहा हूं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स डॉट एस, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है किसके किसके बीच में, आपका स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है या डॉट प्रोडक्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो जब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं फाइनली जो आपको याद रखना है माइंड में एकदम अच्छी तरह से, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब एक चीज को समझिएगा, ये थीटा को थोड़ा सा देख लीजिए। अगर यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे कि आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने ये फोर्स लगाया है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है, या फिर इसको मैं थोड़ा दूसरे एंगल में ले लूं, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपने इस एंगल में फोर्स लगाया है और इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे हम लोग लेते हैं कॉस थीटा में। समझ में आया एंगल क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए भाई, अच्छा अब यहां से कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती है, तो देखिए यहाँ पे फटाफट चीजों को करिएगा। ये है आपका, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं आई कैप, ठीक है, कैप कहेंगे इसको। वैसे तो ये डायरेक्शन को बताता है, आई कैप आ जाएगा तो ये एक्स डायरेक्शन को बताएगा, जे कैप आ जाएगा तो ये वाई डायरेक्शन को बताएगा, और ये के कैप आपका जेड डायरेक्शन को बताता है। मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये आपका वाई, यानी इसको हम क्या कहेंगे आई कैप, इसे हम क्या कहेंगे जे कैप, और ये हो गया आपका के कैप। तो आपको इस फॉर्म में भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि फोर्स का वैल्यू दिया गया है 2 आई कैप, जे कैप, 3 के कैप, ठीक है। एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो आपको दिया गया आई कैप, 2 जे कैप और 9 के कैप। तो आपको पता है यहाँ से पूछा जाएगा वर्क निकालना, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है सर, एफ एस, ठीक है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसी यूनिट है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर बताइए, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो जब वेक्टर होगा उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है सर, स्केलर। तो वर्क कैसा है भाई, क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी, यानी कि एक अदिश राशि है, फोर्स सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है। ये सब चीजें खैर यहाँ पे मैं उतना आपको डिस्कशन नहीं कराया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, लेकिन चलिए इनसे अभी इतना डिटेल यहाँ से वेक्टर वगैरह से क्वेश्चन आ नहीं रहा, तो उसमें मैं आपको दिमाग नहीं लगाऊंगा ज्यादा। तो चलिए यहां से वर्क कैसे निकलेगा फॉर्मूला से, तो एफ वेक्टर हो गया डॉट एस वेक्टर। तो एफ का मैंने पूरा वैल्यू लिख दिया फोर्स का,
और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पे चीजों को समझिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। 2 आई कैप है तो आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आई कैप इंटू आई कैप, तो ये आई कैप यानी क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी 1 इंटू 2 हो गया। ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप होता है 1, और आपका के कैप डॉट के कैप क्या हो जाता है 1, तो 2 आई कैप क्या हो गया 2 हो जाएगा, जे कैप 2 जे कैप तो क्या हो गया जे कैप डॉट 2 जे कैप का वैल्यू क्या हो गया 1, और ये है आपका 2, तो ये 2 यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। 3 के कैप, ठीक है भाई, डॉट 9 के कैप, ठीक है, तो के कैप का वैल्यू क्या गया 1, और ये 9 तिया 27 इंटू 1 यानी कि हो गया 27, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 27 4 31 जूल निकल जाएगा। कैसे बनाना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट से क्वेश्चन आपका बन सकता है, देखिएगा यूनिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एफ एस कॉस थीटा होता है, तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है भाई, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब एक चीज को यहाँ पे समझिए, वर्क इक्वल्स टू आप क्या, सॉरी वर्क यहाँ पे आपका क्या आ गया यूनिट न्यूटन मीटर, ठीक है, क्या आ गया आपका न्यूटन मीटर, ठीक। वर्क का यूनिट क्या होता है भाई, एसआई यूनिट जूल, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं कि 1 जूल इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, हुआ कि नहीं ये बताइएगा। बिल्कुल हुआ सर, यहां से ये चीजें आप ये सब ऑप्शन आएगा भाई कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल, 1 कैलोरी, 4.2 जूल, ये सारी चीजें याद रखना है आपको। एसआई यूनिट हो गया, एमकेएस यूनिट आप यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए, चलिए यहाँ पे ये हो गया आपका यूनिट, ये हो गया यूनिट। चलिए अब आइए सीजीएस यूनिट, ये आपका एसआई यूनिट निकला। अब सीजीएस यूनिट की बात कर लिया जाए, देखिए ये भी मैंने बताया था, एमकेएस यूनिट का ही डेवलप्ड या उसका ही विकसित रूप क्या है आपका, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट है। एमकेएस यानी क्या हो गया आपका मीट्रिक पद्धति, ये सब चीजें भाई पढ़ के जाइए, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन एलपी सीबीटी 2 में आएगा, और पूरा यूनिट एंड डायमेंशन मैंने 4 घंटे में खत्म करवाया, बड़ी शानदार लेवल पे, मेजरमेंट भी उसमें करवाया हूं, और यूनिट तो डायमेंशन करवाए ही है, और डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहे तो वो वीडियो भी देख के जाइएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर सीजीएस यूनिट आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा भाई, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो पहले आप ये समझिए कि फोर्स का एक और आप क्या यूनिट, एक तो आपने न्यूटन बोल दिया सर, न्यूटन के अलावा आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसको लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मैं इसको सीजीएस में आपसे पूछूं तो केजी का क्या होगा सर, ग्राम हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा सर, सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर ही रह जाएगा, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अच्छा ये तो हो गया आपका ये पूरा का पूरा फोर्स का, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर, तो क्या हो गया सीजीएस में यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट सीजीएस में। देखिए अब यहाँ पे मैं आपका यूनिट निकालने नहीं सिखा रहा हूँ भाई, मैं फटाफट चीजों को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, इतना मैं मान के चलो, नहीं आता तो भाई देख लीजिए मैंने करवा रखा है। तो सीजीएस यूनिट ये भी आपका पूछा जा सकता है, वर्क का क्या होता है, अर्ग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 अर्ग इक्वल टू क्या होता है, यही जो आपका सीजीएस यूनिट आया, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, या फिर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो बहुत कम स्टूडेंट बना पाएंगे। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है सर, 10⁻7 अर्ग होता है। वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है, एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। चलिए यहां से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए अगर एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज 0 है, यानी इसका मतलब ये है कि देखिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, और इस पे जो फोर्स लगाया गया है इस डायरेक्शन में, तो भाई सिंपल सी बात है ये ऑब्जेक्ट इधर ही जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो डायरेक्शन क्या हो गया इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0, तो वर्क का आपका वैल्यू क्या आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है सर 1 होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और ये मैक्सिमम वर्क होता है, और इसको आप पॉजिटिव वर्क भी कह सकते हैं। तो पूछा जाएगा मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, या फिर फोर्स के जस्ट परपेंडिकुलर में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, या फिर फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। तो किस स्थिति में या किस केस में वर्क मैक्सिमम होगा या पॉजिटिव मिलेगा, तो देखिए इस केस में भी पॉजिटिव है लेकिन 0 रहेगा, लेकिन पूछा जाएगा मैक्सिमम तो भाई जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो भाई सेम डायरेक्शन में हो। चलिए आगे बढ़े, हम केस 2 की बात कर ले। अब केस 2 में क्या बोला गया है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी क्या है इसका मतलब, थीटा 90 डिग्री मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल की बात हो रहा है। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऊपर है भाई और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 90 डिग्री, या फिर फोर्स नीचे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी कितना एंगल है 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो इस केस में आपका वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति है
अब अपने ऊपर लोड लेकर के चल रहा है 100 केजी का, ठीक है, 100 केजी का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स नीचे लग रहा है, तो भाई क्या हो गया, 90 डिग्री नहीं हो गया, हुआ ना। तो भाई इस केस में ये व्यक्ति कार्य कितना कर रहा है, तो ये कार्य 0 कर रहा है, ठीक। चलिए केस 3 की बात हो जाए अब, तो थीटा इस केस में कितना होता है, 180, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री। तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है सर, -1 होता है, ठीक है ना। cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो अब एक बात बतलाइए, cos 180 का वैल्यू -1 यानी क्या हो गया, आपका वर्क डन नेगेटिव में आता है। कब, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये आपका फ्रिक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट में जो आपका नाम ले लिया ना फ्रिक्शन में, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा नेगेटिव वर्क डन बाय किसके द्वारा। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सरफेस में रखा हुआ, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, क्या, ये फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है आपका, तो ये एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। तो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, समझिए, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, कब, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना, 180। तो फ्रिक्शन के कारण जो किया गया वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा हमेशा ही, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स के द्वारा किया गया कार्य तो 0 है, तो मैक्सिमम वर्क। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने बोली है, बाकी ये सारी चीजें लिखी भी गई है भाई। चलिए, मिनिमम वर्क ये हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया। चलिए, अब वर्क डन किस किस केस में 0 होगा, एक जगह मैंने यहां लिख दिया, इसको समझिए एक एक करके। देखिए वर्क 0 कब हो सकता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, या फिर फोर्स नीचे लग जाए, डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा, cos 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, 0, यानी वर्क डन 0, समाप्त। देखिए मैं जल्दी जल्दी चीजों को करूंगा क्योंकि समय कम लूं आपका, क्योंकि यहां समय आपको ये नहीं है कि मैं चीजों को समझाऊं, समय ये है कि समझाते हुए फास्ट वे में आपका पूरा रिवाइज करा दूं वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे कि यहां अभी हम इस क्लास में कंसेप्ट बिल्डअप कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। मान के चल रहा हूं कि आपकी तैयारी है या फिर आप बस रिवाइज करने के लिए सेशन को देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया आपका, यहाँ पे लिखा गया है कि अच्छा, वर्क एक केस में तो आपको बता दिया क्या कि आपका थीटा क्या हो जाए भाई, 90 डिग्री हो जाए, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे फोर्स इतना लगा रहे हैं लेकिन इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं पा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो इस केस में वर्क भी क्या होगा बताइएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क भी 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे इस ऑब्जेक्ट में, तो भाई अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी मान के चलिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है भाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है एयर रेजिस्टेंस के कारण, लेकिन इस फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इस फोर्स के कारण वर्क कितना, तो 0। तो भाई क्या हो गया तीसरा कंडीशन, एक तो आपका थीटा 90 डिग्री हो जाए, या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या फिर फोर्स ही 0 हो जाए। अब आइए ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन वर्क इज 0। देखिए चीजों को समझ लीजिए पहले। देखिए आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, थर्ड लॉ में क्या बोला था, क्या बोला गया था कि जो एक्शन होता है उसके अगेंस्ट क्या होता है भाई बताइएगा, रिएक्शन देखने को मिलता है ना। एक्शन के अपोजिट आपको रिएक्शन देखने को मिलता है, यही होता है आपका नॉर्मल, यानी कि ये होता है आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ, है ना। यानी एक्शन के अगेंस्ट, यानी आपने जैसे कि ये दीवार है, आपने इसको मारा दीवार में, तो इसके बदले क्या हुआ, दीवार में भी कुछ क्रैक आया, लेकिन बदले में इस दीवार ने भी आपको क्या किया, हाथ में छोड़ दिया। तो आपने क्या किया, एक्शन किया, बदले में रिएक्शन आपको देखने को मिला, ठीक है। समझ में आया, यही न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। मैं न्यूटन के थर्ड लॉ को बस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया हूं ताकि यहाँ पे मैं नॉर्मल रिएक्शन को बतला पाऊं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा है यानी मास वेट डेंसिटी मैंने पढ़ाया, ये आपका अर्थ है, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका अपना मास होगा, अर्थ का अपना मास है, तो हर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। लेकिन अर्थ की या फिर कोई भी प्लैनेट के केस में क्या होता है, उसका मास इतना अधिक होता है, वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेती है, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट में मोशन आता है और गुरुत्व त्वरण यहीं से इंजेक्ट करती है या फिर उत्पन्न हो जाती है, इस ऑब्जेक्ट में गुरुत्व त्वरण आ जाता है। खैर इसको भी हमें समझाना नहीं है, हमें यह बताना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पृथ्वी अपनी ओर क्या कर रही है भाई, खींच रही होती है, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। क्लियर है भाई। तो भाई एक बात बताइए, इसके नीचे में कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है ये समझिए। देखिए जैसे कि यहीं पे हम ले रहे हैं इसी एग्जांपल को, ये आपका कोई एक बॉल है, ठीक है,
ये आपका कोई एक गेंद है और ये आपका अर्थ है, इसको ऑब्जेक्ट क्या, ये अर्थ क्या कर रही है, ये अर्थ इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है F1 और ये बॉल जो है अर्थ पे फोर्स लगा रही है F2, दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू इक्वल होता है, इसके बावजूद भी अर्थ क्या कर रहा है, इस बॉल को अपनी ओर खींच ले रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत अधिक होने के कारण। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है ना वो कितना, जितना इस ऑब्जेक्ट का मास होता है, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कितना काम कर रहा है, जितना उसका वेट है या भार है, बस इतना अभी आप समझिए। तो भाई यहाँ पे नीचे आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, आपने कई बार बनाया होगा फ्री बॉडी डायग्राम, इसके नीचे में क्या लग रहा होगा, इसका अपना वेट। तो भाई एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट यानी भार नीचे लग रहा है, यानी एक फोर्स नीचे काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ जिस फोर्स से, समझिए, यानी मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दूं समय लेके, कि ये जो अर्थ है जिस बल से इस ऑब्जेक्ट को खींच रही होती है वही इस वस्तु का अपना भार होता है, वही वजन या फिर वेट हम उसको डिफाइन करते हैं। मैंने ये कहा कि ये आपका अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी ओर खींच रहा है अर्थ को, लेकिन अर्थ का मास अधिक होने के कारण ये ऑब्जेक्ट में मोशन आ गया। तो जिस फोर्स के कारण या फिर जिस फोर्स के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या वही उसका वजन होता है या वेट होता है। तो फोर्स या फिर कहा जाए वेट जो होता है ऑलवेज कहां लगेगा, टुवर्ड्स डाउनवर्ड। तो एक्शन इधर हो रहा तो इसके अपोजिट में क्या होगा, आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, याद रखिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा जब फ्रिक्शन वगैरह जब पढ़ते हैं तो आप ऐसे इंक्लिनेशन लेते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो भाई वेट कहां काम करेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड, तो ऑलवेज डाउनवर्ड ऐसे वेट काम करेगा, लेकिन ये आपका एक्शन हो गया तो रिएक्शन भी इसका काम कर रहा होगा, तो रिएक्शन में क्या करेगा सर, नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये तो सरफेस है, सरफेस तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। फिर ये वेट को आप कंपोनेंट में बांटेंगे तो इधर आ गया वेट कॉस थीटा, ये वेट साइन थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू वेट कॉस थीटा। ये हम नहीं जा रहे इतने अंदर में, खैर इसको हटाइए। चलिए नॉर्मल रिएक्शन आपको समझ में आ गया। जो अच्छा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया सर, जो एक्शन है उसके अपोजिट में एक क्या होता है, रिएक्शन काम करता है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ये फोर्स है, ठीक है। यानी अब आइए समझिए चीजों को अच्छे से समझिए। ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है ये वेट हो, ठीक है, और इधर अगर ऑब्जेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो बताइए फोर्स नीचे है, यानी ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ, तो इस केस में भी वर्क क्या होगा, जीरो। अब एक बात बतलाइए, अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, अब नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो यहाँ पे भी थीटा 90, तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा आपका, वो क्या होगा भाई, वर्क जीरो होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन वर्क इज जीरो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट नीचे काम कर रहा है और इधर फोर्स लगाया गया, अप्लाइड फोर्स इधर है, अब ये ऑब्जेक्ट घिसक के यहाँ आ गया, ठीक है, तो भाई फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हुआ ना, तो भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए अब जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, वेट नीचे काम कर रहा था सर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है। ये बॉल देखिए ऑब्जेक्ट यहां मूव कर गया, तो देखिए ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर गया, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो गया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा किया गया कार्य क्या भाई, जीरो है। हाँ, ये अप्लाइड फोर्स के द्वारा कुछ न कार्य होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो थीटा का वैल्यू जीरो, तो मैक्सिमम वर्क होगा एफ एस कॉस 0 डिग्री, यानी कॉस 0 का वैल्यू 1 एफ एस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वही लिखा गया, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू आ जाएगा, तो भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ लिखा गया एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जीरो नहीं है भाई, 90 डिग्री है, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया, ठीक है, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो भाई थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। चलिए वर्क नेगेटिव कब होगा, मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। देखिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट मूव होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, तो इस फोर्स के कारण यहाँ पे वर्क होगा, लेकिन नेगेटिव वर्क इस फोर्स के कारण होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर हो गया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया, और कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है सर, -1 होता है। देखिए फ्रिक्शनल वर्क, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो किया गया वर्क है वो नेगेटिव है, नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, इस फोर्स के कारण नेगेटिव वर्क नहीं हो रहा है, ये चीज को समझिए। चलिए एफ एस कॉस 0 डिग्री, एफ एस हो गया पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी ये जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाए इसके द्वारा मैक्सिमम वर्क हो रहा है और पॉजिटिव वर्क हो रहा है।
चलिए यहाँ पे जैसे कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। जीरो वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के 90 डिग्री होना चाहिए। और वर्क कब कब जीरो हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, मिनिमम वर्क नेगेटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, अ 5 kg ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल, it is brought to point B horizontally, then what is work done by gravitational force on this object। यानी कि बोला गया कि कोई, देखिए मैं समझा दे रहा हूं हिंदी में भी, पिंड पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया समझिए, पूछा गया कि व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या पूछा गया उसको समझना है। आप यहाँ पे डायरेक्ट वर्क डन समझ के निकाल लीजिएगा एफ एस कॉस थीटा और निकाल के पुट कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लीजिए, पिंड और गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। समझिए भाई, बोला गया कि 5 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान के चलते 5 मीटर इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे आ गया है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, फोर्स इसमें आपने लगाया है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई दे देता वैल्यू 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर, तो भाई वर्क आपसे पूछता तो आप बोलते हो एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी 5 है 25 जूल आप वर्क कर देते। लेकिन ये वर्क किसके कारण आया, इस अप्लाइड फोर्स के कारण आया। आपसे पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बताइए, तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे काम कर रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा, तो थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया, तो वर्क क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मैंने पहले ही बताया क्या होता है, वर्क 0 होता है, ठीक है, तो 0 जूल हो गया। अब आइए वर्क खत्म हो गया भाई, अब आइए एनर्जी के ऊपर, फटाफट चीजों को देखिए। एनर्जी के बारे और पावर के बारे जो आपसे पूछा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने इलेक्ट्रिसिटी में बताई है, ठीक है ना, तो वो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको दिया गया है एकदम, वहां से क्वेश्चन आ रहा, 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट में आपका, सेकंड मई में, फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में। एनर्जी क्या होता है, तो देखिए कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने में आपकी जो एनर्जी लग रही है वो हो गई आपकी क्या भाई, कार्य करने में जो आपकी ऊर्जा खपत हो रही है उसी को आप कहते हैं ऊर्जा। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो सकता है एसआई यूनिट, देखिए चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सभी की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, जूल होती है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, तो एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। चलिए टाइप्स ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में गति के कारण, ठीक है समझिए, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जो कार्य मोशन के कारण हो। देखिए यहाँ लिखा गया, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पॉजेस सम एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ जो कार्य हो रहा भाई किस कारण, मोशन के कारण हो, ठीक है ना, यानी कि एवरी मूविंग यानी कि गति के कारण कोई कार्य हो तो उसको आप क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ½ mv²। अब यहाँ पे समझिए भाई, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, ठीक है। अगर मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, स्पीड का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल। तो यहीं से एक आपका ये इक्वेशन निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू v1/v2 का स्क्वायर होगा। तो ये आपका वेलोसिटी दे दे भाई, दो वेलोसिटी दे दे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ सकता है, तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, देख लीजिए, किसी वस्तु का वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि मान के चलिए कि इनिशियल वेलोसिटी v है और उसका क्या कर दिया गया, फाइनल वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी। तो इस केस में आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, अब आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा ये बताइए, काइनेटिक एनर्जी 2। तो देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दिया है ना जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ½ mv² होता है। तो भाई या आपका क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, ½ mv2 का स्क्वायर, तो v2 क्या है 3 गुना हो गया, तो ½ mv2 3b का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 9/2 mv², यानी कितना आ गया, 9 गुना हो गया, यानी ये 9 × 1/2 mv² लिखेंगे भाई, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कितना हो गया, 9 गुना आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, 9 गुना हो जाएगा। अब देखिए इफ मास कांस्टेंट, यहाँ पे वही बात है, मास कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आपका है, तो यहीं से आपका देखिए इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान के चलते x है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया था, है ना, यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v है, और अब ये कितना हो गया 3v हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा,
तो क्या हो जाएगा भाई, v से v कट गया, यानी कितना आ गया भाई 1/9, यानी कि आपका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 9 गुना हो जाएगा। यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है, यहाँ x नहीं लूंगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी ये हो गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 9 कितना गुना हो गया भाई, 9 गुना हो गया ना। चलिए अब काइनेटिक, इफ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, देखिए समझिए काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, यानी इसको मैं कांस्टेंट कर दिया हूं, तो भाई मास और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बताइए क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं v स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का हो जाएगा, या फिर स्क्वायर हटाइएगा तो रूट अंडर आ जाएगा, आएगा ना। तो ये भी इक्वेशन याद रखिएगा, यहां से भी न्यूमेरिकल बन सकता है, चांस कम है, अभी बनना नहीं है ऐसा न्यूमेरिकल, लेकिन हाँ काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब आपके न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ये वाली। चलिए इसको स्किप करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को भी मैं बता दे रहा हूं जोड़ करके। मोमेंटम क्या होता है भाई, कोई भी जैसे कि मास, कोई भी आपका पास बॉल है, ठीक है, इसका अपना मास है और जिस वेलोसिटी से आ रहा, तो जिस वेलोसिटी से आ रहा है और उसका जो मास, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही होता है संवेग। बस इतना भी आप समझ के चलिए। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या द्रव्यमान और वेग का क्या होता है गुणनफल। तो फॉर्मूला याद रखिए, मोमेंटम का क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब इन सब का डायमेंशन यूनिट मैंने बता रखा है भाई, यूनिट एंड डायमेंशन उसको देख लीजिएगा। वस्तु का द्रव्यमान हो गया v, वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपका। जो डायरेक्शन है यानी कि संवेग की जो दिशा है किधर होगी, जिधर वेग की दिशा होगी। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, ये हो गया। यूनिट पूछेगा तो भाई मास का क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नहीं हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, P1 M1 V1 है, P2 M2 V2। मतलब यहाँ पे ये बोला गया जैसे कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 भी कांस्टेंट है वेलोसिटी, P2 भी क्या हो जाएगा M2 भी, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है ना भाई। v1 इक्वल टू v2 हो गया आपका, तो p क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन नहीं आ जाएगा p1 बाई p2 इक्वल टू m1 बाई m2। तो आपको इनिशियल मोमेंटम दिया जाएगा, मास को बोल दिया जाएगा 3 गुना 4 गुना कर दिया गया, तो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बताइए। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, या आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाए इस प्रकार से, इफ वेलोसिटी इंक्रीज। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो बताइए क्या है, बताइएगा, सिंपल सी बात है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज तो भाई मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मास इंक्रीज किया जाए, मास इंक्रीज तो मोमेंटम भी इंक्रीज, मास डिक्रीज तो भाई मोमेंटम। ये तो सिंपल सा रिलेशन है मोमेंटम मास और वेलोसिटी का। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को समझ लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv स्क्वायर। इसको बस थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया, देखिए हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दिया हूं, नीचे में m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये हो गया, देखिएगा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m हो गया। अब इसको आपका पता है ना, आपको मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो आप इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया सर, p स्क्वायर बाई 2m। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का p स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है कि नहीं भाई। तो आप एक बात बताइए, मास इनटू वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। चेंज इन वेलोसिटी तो चेंज इन मोमेंटम बाई डेल्टी। तो फोर्स और मोमेंटम के बीच का भी रिलेशन याद रखिएगा। तो क्या होगा भाई, चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं चेंज, आपको फोर्स का वैल्यू दे देगा, पूछेगा मोमेंटम बताइए टाइम देके, या फिर मोमेंटम आपको फोर्स दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा चेंज इन मोमेंटम बताइए। तो कैसे होगा, फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी होता है। ये सब याद रखना भाई। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑफ अ बॉडी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए, आपने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का पढ़ा ना भाई, यही तो है। चलिए आगे पढ़िए, इंपल्स के बारे। इंपल्स क्या है, इंपल्स का फॉर्मूला याद रखिएगा भाई, इंपल्स इक्वल टू द फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर ज्यादा समय के लिए बल, ठीक है ना, कम ज्यादा परिमाण का बल है, मतलब कि जैसे कि देखिए एक 5 न्यूटन का फोर्स है और एक आपका 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, ज्यादा परिमाण का बल कम समय के लिए लगा, अगर 10 न्यूटन का बल आपके ऊपर लग रहा है वो 1 सेकंड के लिए लग रहा है, और 5 न्यूटन का जो बल है वो आपका 2 सेकंड के लिए लग रहा। तो देखिए इंपल्स इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम करिए तो क्या आ गया भाई,
ये आपका कितना आ गया, इम्पल्स कितना हो गया, 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 न्यूटन इंटू 2 करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 न्यूटन आ गया, ठीक है। इम्पल्स आया यानी कि न्यूटन पर सेकेंड आया, ठीक है, न्यूटन पर सेकेंड आया। तो समझिए क्या लिखा गया यहाँ पे कि अगर किसी वस्तु पर ज्यादा परिमाण का बल कम समय के लिए लगे तो उस बल और समय के गुणनफल का आवेग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि कैच लेते टाइम आपको क्या कहा जाता है कि हाथ को क्या कर ले भाई, पीछे कर लीजिए, और ये बॉल आ रहा है जैसे हाथ को पीछे करते जाए तो जो टाइमिंग है ना बढ़ेगा, तो टाइमिंग बढ़ने से क्या होगी, जो चोट है ना वो आपको थोड़ा कम लगेगा। और तुरंत हाथ लगा दीजिएगा, जैसे कि ये बॉल आ रहा है और यहीं हाथ लगा दिया, हाथ को थोड़ा पीछे नहीं टानिएगा तो आपको ज़्यादा चोट लगता है। तो यहीं पर टाइम का उतना आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, मेन आप इम्पल्स का फोर्स इंटू टाइम ये याद रखिए अभी आप, ठीक है। अगला ये याद रखिए, स्केलर क्वांटिटी है आपका फोर्स इंटू टाइम, इसका यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन निकालिए भाई, फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, टी, तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा एम एल टी माइनस 1, ये सब याद रखना, एम एल टी माइनस 2 होता है फोर्स का, टाइम का टी हो गया। तो ये सब डायमेंशन देखिए, यहाँ पे वही चीजें लिखी गई आपको। देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच लेते समय अपने हाथ को झटके के साथ पीछे की ओर खींचता है, जिसके कारण समय का मान बढ़ जाता था, हाथ में कम चोट लगता है, ठीक है। खैर चलिए, मोमेंटम और इंपल्स के बीच का रिलेशन आई इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम होता है, और आई इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि देखिए आई यानी क्या है भाई, इंपल्स है, और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या है, यानी कि चेंज इन मोमेंट, यानी कि इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कैसे आया ये भी देखिए, फोर्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, अभी आप पढ़ के आए हैं, कहाँ पढ़े देखिए मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, फास्ट वे में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि भाई समय आपके पास कम है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम होता है ना भाई, रेट ऑफ मोमेंटम, यानी तो फोर्स इंटू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, तो फोर्स इंटू डेल्टा टी इधर हो गया, ये आपका डेल्टा पी, तो फोर्स इंटू टाइम ही तो इंपल्स होता है ना, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया, यानी इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी पी टू माइनस पी वन। तो किसी वस्तु का जो संवेग में परिवर्तन है, किसी वस्तु का जो संवेग में परिवर्तन है वही क्या होता है, इंपल्स होता है, इंपल्स के बराबर होता है, इंग्लिश में लिख दिया गया। कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में आने की जरूरत नहीं। चलिए पोटेंशियल एनर्जी देख ले रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऐसा समझिए कि पोजीशन में चेंज, जैसे ऊंचाई की बात आएगी, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ चला गया तो भाई हाइट आ गया, हाइट आ गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh, बस इतना भी समझिए, ठीक है। काम आपका हो जाना चाहिए 6 मई के लिए, ये हम ध्यान रख रहा हूँ। किसी वस्तु में स्थिति में या अगर आकार में भी, यानी कि रेडियस चेंज हो रहा है ना उसका, देखिए जैसे कि ये बॉल है, बलून है यार, पोटेंशियल एनर्जी अभी ये है, अब बलून पिचक गया तो रेडियस ये हो गया, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि रेडियस कम हो गया तो आकार भी चेंज हो जाए, या स्थिति या पोजीशन में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य की जा रही है, ये क्षमता होती है, उसे ये पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये फॉर्मूला है, ये जूल हो गई। संचित ऊर्जा एंड इंटरनल, जो स्प्रिंग के केस में भी आपने देखा होगा, इस प्रकार का स्प्रिंग है, तो इसमें भी कौन सा एनर्जी होता है भाई, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो दिखाई नहीं देगी, गुप्त संचित ऊर्जा होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, गुप्त संचित ऊर्जा, यानी कि इंटरनल एनर्जी होती है जो दिखाई नहीं देती है। पहाड़ पर रखा पत्थर जो होता है, अब जैसे कि देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे पत्थर रखा, तो इसके पास कौन सा एनर्जी है भाई, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी के लिए मोशन चाहिए, इसके पास कौन सा एनर्जी है, कौन सा कार्य कर रहा है, पोजीशन हाइट के कारण, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब बांध में जमा पानी है, तो जैसे बांध अगर आप देखेंगे इस प्रकार से बांध बनाया गया, ठीक है, इधर पानी इधर स्टोर किया गया, तो ये पानी के पास कौन सा एनर्जी है भाई, मोशन तो है नहीं, लेकिन हाइट है, हाइट है तो यही इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए भाई, हाँ अब ऐसा बोल दे भाई, डैम से गिरता हुआ पानी, इसके पास कौन सा एनर्जी है, तो भाई देखिए गिर रहा तो मोशन भी है और हाइट भी है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, ठीक है। झरना से गिरता हुआ पानी, तो गिर रहा तो मोशन भी है तो काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर से गिर रहा तो हाइट भी है तो भाई पोटेंशियल एनर्जी भी है। छत पे दौड़ता हुआ व्यक्ति, कोई छत पे व्यक्ति दौड़ रहा, तो भाई छत से हाइट में है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी है, दौड़ रहा तो मोशन कर रहा, छत पे बैठा व्यक्ति तो उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी, मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो ये सब माइंड यूज करिएगा, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है, ये सब स्प्रिंग वगैरह ये सब में पोटेंशियल एनर्जी होता है। धनुष को खींच लीजिए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, अरे भाई धनुष को खींच रहे अगर मान लीजिए इस प्रकार से, तो भाई इसमें क्या, इसका शेप चेंज होता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलिए स्प्रिंग में ये सब इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ से बातें होगी मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ही आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है। ये मैंने दिया, हवाई जहाज उड़ रहा, तो उड़ रहा तो भाई उसके पास क्या है, उसके पास वेलोसिटी भी है और हाइट भी है ना, तो भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। अंतरिक्ष में उड़ता रॉकेट, अंतरिक्ष में उड़ता रॉकेट, उसके पास केवल काइनेटिक क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी भी, ये भी याद रखिएगा।
फ्लाइंग रॉकेट इन स्पेस, स्पेस में है इसलिए उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी हो, क्योंकि भाई वहां पे स्पेस में क्या होता है, जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो एम जी एच में जी जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगा। छत पे दौड़ता हुआ बालक, उस पर क्या पोटेंशियल काइनेटिक दोनों, इसलिए उसमें मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी रहेगा इसका मतलब कि उसमें दोनों एनर्जी है, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपका एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है, आपका एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आप जैसे समझिए, पहले यहाँ पे मैं कुछ चीजों को बता रहा हूँ, देखिए ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 2 पचे 10, ठीक है। अब हमको अगला जो है ऐसा x और y का वैल्यू रखना है कि मल्टीप्लीकेशन 10 ही आए, तो हम क्या किए यहाँ पे देखिएगा, x का वैल्यू हम 10 कर दिए हैं और y का वैल्यू 1 कर दिए, इस केस में भी 10 आया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS है ना जी। तो यहाँ पे समझिए क्या हुआ, x का वैल्यू y का वैल्यू, केस 1 में क्या है 2 है, x का वैल्यू 2 है। अब देखिएगा केस 2 में क्या हो गया, x का वैल्यू 10 हो गया, यानी x का वैल्यू क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया, है ना, देखिए है ना, सेकंड केस में x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, 2 से आपका 10 हो गया, x का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगला केस में देखिए y का वैल्यू क्या था, 5 था, और अगले केस में y का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, यानी y का वैल्यू क्या हो गया सर, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे आपका जो ऐसा, इससे आपको क्या समझना है, इसका मतलब ये यहाँ पे समझिए कि आपका जो LHS है, LHS को चेंज कर रहे हैं लेकिन आपका RHS चेंज नहीं हो रहा है ना, ये आपका RHS है, ये आपका LHS है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, और y का वैल्यू डिक्रीज हो गया। फाइनली आपका ऐसा क्यों, क्योंकि LHS को हमको 10 ही रखना था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखिए एनर्जी आपका कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो इट में चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी जैसे कि 10 जूल है ना, तो एनर्जी 10 जूल है, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसके पास, कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मान के चलिए पोटेंशियल एनर्जी 2 है और काइनेटिक एनर्जी 5 होगा, 10 जूल। कुछ समय के बाद इसमें 5 आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 2 होगा, तो होगा 10 जूल। ऐसा नहीं है भाई कि यहाँ पे मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन 10 जूल से कुछ और आ जाए, ऐसा जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा इन दोनों का कि 10 जूल, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए, 0 तो हो नहीं सकता ना, फिर ये काइनेटिक एनर्जी दोनों आ जाएगा एनर्जी। मतलब ये है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है, ताकि आपका जो एनर्जी है वो कंजर्व रहे। अब इसको यहाँ से समझ लीजिए, ये मैथ था मैंने इसलिए डिस्कशन कर दिया। देखिए क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, इट कैन चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब देखिए आपका एक पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, आपका सी पॉइंट है, आ रहा है आपका बी पॉइंट है, ठीक है। यहां से इस येलो कलर को हटा दे रहा हूं ताकि आपको समझने में सही आए। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसकी वेलोसिटी कितनी है सर, 0 है, ठीक है। इसके बावजूद भी ये बॉल में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। कौन सा एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों भाई, समझिए, ये अभी मैंने आपको समझाया भी और मास वेट डेंसिटी ग्रेविटेशन चैप्टर में भी समझाया, देख लीजिएगा भाई, बढ़िया से एक कदम खोल के समझाएं इसको, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्ट को आप कोई वेलोसिटी मत दीजिए, इसके बावजूद भी ये बॉल नीचे गिर जाएगा। यू का वैल्यू अभी 0 है, लेकिन अगर यहीं पे इस केस को अगर बॉल को ऊपर फेंकना है आपको, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी, क्योंकि अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही है भाई ग्रेविटी से, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये जो अर्थ है ना, इस बॉल को अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए उसने अपनी वेलोसिटी दे चाहे ना दे भाई, इसमें एक्सेलरेशन आ जाता 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी तो हमने सर 0 रखा, ठीक है। तो आप एक बात बतलाइए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये बताइए। काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा, क्यों सर 0 होगा, क्यों होगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। यही 0 है तो पूरा काइनेटिक एनर्जी 0। इसके पास कौन सा एनर्जी होगा तब सर, पोटेंशियल एनर्जी होगा, mgh। देखिए मास है इसका अपना g 9.8 मीटर पर सेकंड इसका, और इतना हाइट, यानी इसके पास क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी है, नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये बॉल जो है ना यहाँ पे आ गया है, ये आपका बॉल अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं येलो कलर से इसको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस केस में देखिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि इसके पास अब कुछ वेलोसिटी आ गया है। 9.8 मीटर पर सेकंड से अगर गिर रहा भाई, इसका मतलब क्या है, हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट में क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी भी है, नॉट इक्वल्स टू 0, और इतना यानी कि इतना हाइट है नीचे से ऊपर, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आया। अब फाइनली ये बॉल यहाँ पे आ चुका है इस पॉइंट पे, यानी कि अर्थ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, और सॉरी काइनेटिक एनर्जी बोल रहा, इसके पास यहाँ पे हाइट क्या हो गया, 0 हो गया, यानी हाइट 0 हो गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में इसकी फाइनल कुछ तो वेलोसिटी से नीचे गिर रही होगी ना, उसके पास वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है।
तो अब समझिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैंने तो भाई प्रैक्टिकली समझाया था क्लास में, यहाँ तो बहुत जल्दबाजी में मैं चीज़ों को कर रहा हूँ। अब समझिए पॉइंट ए से, पॉइंट ए में क्या है इसके पास, देखिए एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू एनर्जी पॉइंट एट बी, एनर्जी इक्वल्स टू एट पॉइंट सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जो एनर्जी ए में होगा वही एनर्जी आपका बी पॉइंट पे भी होगा, वही एनर्जी आपका सी पॉइंट पे भी होगा। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे, चलिए पहले इसको यहाँ देख लीजिए, उसके बाद वहां पे देखिए। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना एनर्जी, एनर्जी एट एट, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी यहाँ पे कितना एनर्जी है, पॉइंट ए पे कितना एनर्जी है, तो बताइए भाई केवल mgh है, कितना है mgh है। अब मान के चलिए ये हाइट h हाइट पे ये ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये अब बॉल यहाँ पे आ गया, यानी कि ये सी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब ये कितना नीचे आया है ये बॉल, मान के चल रहे हैं वाई मैंने हाइट ले लिया कि वाई हाइट ये बॉल नीचे आया, ठीक है। ये कितना नीचे आया भाई, ये हाइट जो नीचे आया ये वाई आया, तो भाई ये टोटल ये आपका कितना है, ये आपका h है, तो ये कितना आ जाएगा h माइनस वाई नहीं आएगा, अभी मैं आपको प्रूव करूंगा, देखिएगा h माइनस वाई हो जाएगा, बस वही चीज यहाँ लिखी गई है, ये आपका h माइनस वाई लिख दिया गया। तो इस पॉइंट सी पे देखिए एनर्जी निकाल रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी एच, एच कितना होगा h माइनस वाई होगा, देखिए एम जी एच माइनस वाई हो गया। काइनेटिक एनर्जी सी पे क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए v की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, है ना भाई। तो u का वैल्यू तो वही 0 है, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2gy। यहाँ पे भाई ये हाइट इतना ही ना अटेंड किया है, तो 2gy होगा, मतलब y ये क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट इतना अटेंड किया है, तो यहाँ पे v की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2gy, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना है mgy। अब देखिए एनर्जी एट पॉइंट सी में क्या क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी कितना है सर mgh माइनस वाई, तो इसको mgh से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार mg माइनस वाई, तो mgh माइनस mgy, और काइनेटिक एनर्जी कितना mgy, तो mgy और ये mgy कट गया, तो यहाँ पे भी कितना आया सर, पॉइंट सी में भी mgh और यहाँ पॉइंट ए में भी कितना आया mgh। देखिए एनर्जी है ना कांस्टेंट। अब आइए पॉइंट बी पे कैलकुलेट करिए, तो पॉइंट बी में क्या होगा सर, पोटेंशियल एनर्जी तो 0, अब काइनेटिक एनर्जी होगा, तो पॉइंट बी में देखिए कैलकुलेशन, यहाँ पे पॉइंट बी में पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर, वी का वैल्यू यू का वैल्यू 0 है, यहाँ पे कितना हाइट, कितना डिस्टेंस, पूरा h डिस्टेंस कवर क्या होगा, वी का वैल्यू क्या आ जाएगा √2gh, या फिर वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2gh, तो यहाँ से हाफ एम बी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा 2gh, यहाँ से 2gh, तो 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है mgh, यानी कि अब देखिए पॉइंट बी पे भी एनर्जी कितना है mgh है, समझे। तो मतलब यहाँ पे देखिए एनर्जी कांस्टेंट कंजर्वेशन हुआ कि नहीं भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ भी पोटेंशियल टोटल एनर्जी mgh, यहाँ भी mgh, यहाँ भी mgh, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, तो बढ़ रहा है ना, तो एक घटा तो एक बढ़ा, यहाँ पे दोनों देखिए कुछ 2 into 5 वाला एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है भाई, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि इस जगह पे देखिएगा तो इसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, नीचे आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो दोनों को क्या किया जाएगा भाई, ऐसा होगा कि वो एक घटेगा एक बढ़ेगा, तब जाके आपका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो दोनों तीनों पॉइंट में आपको दिखा दिया, पॉइंट ए बी सी में आपका एनर्जी कितना है mgh, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया पॉइंट याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए बी इक्वल्स टू mgh, तीनों जगह mgh है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है कि आपकी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में हर एक पॉइंट पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अगर होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। यहाँ समझिए अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो उस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इस केस में आपको क्या मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू कुछ है। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। समझ में आया, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो देखिए नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है ना भाई, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो हाइट आ रहा है इसके पास और वेलोसिटी घटते चली जाएगी और फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। समझिए अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो भाई पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। क्यों, देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं h बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, और वेलोसिटी क्या हो रहा है भाई, नीचे से ऊपर जा रहा है, आपने एनर्जी दिया ना भाई, अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने दिया है, ये बॉल को पृथ्वी क्या कर रहा है भाई, खींच रहा है, फाइनली इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। अब ऊपर से बॉल नीचे आ रहा है तो अर्थ भी इसको खींच रहा है भाई, तो ये भाई वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी क्योंकि इसकी हाइट घटते जा रही है। समझ में आया कि नहीं, चलिए
तो यहाँ पे अगला लाइन भी वही लिखा कि नीचे से ऊपर जाने पे काइनेटिक, नीचे से ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। अच्छा ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे ये वही बात है जो मैंने बता दिया। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में बस इतना याद रखिएगा, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको क्या किया जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू देखो, वर्क पूछेगा तो भाई ऐसे ही डायरेक्ट पुट करके वही आंसर लिखेगा, या फिर आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया, हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वी टू का स्क्वायर, है ना, यही ना भाई। देखिए यही तो आपको फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, मास दे देगा, तो आप वर्क निकाल सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रहेगा भाई, उसका वेलोसिटी फाइनल दे दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी रहेगा और मास रहेगा, और आपसे बोलेगा वर्क निकालना है, आप पढ़ के जाइएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालिएगा, वर्क इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगा, हाफ एम भी फाइनल माइनस भी इनिशियल का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा। जैसे कि देखिए जो गतिज ऊर्जा में जो अंतर होता है, ठीक है ना, जो गतिज ऊर्जा में जो अंतर होता है वो कार्य के बराबर होता है। देखिए कैसे निकाले, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप यहाँ से लिखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। यहाँ से s का वैल्यू निकालिए, इस s का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 आएगा। इस चीज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, फोर्स का वैल्यू आप लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ये a से ये a कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, हाफ, ये 2 है ना, तो ये आ गया हाफ, ये एम भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये हो गया एम यू से स्क्वायर, तो हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया। तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप बना लेंगे, काइनेटिक एनर्जी देकर या इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे करके भी आप वर्क निकाल सकते हैं। चलिए अब पावर नहीं बताएंगे भाई, क्योंकि पावर मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पूरा ये सारा चीज मैंने वर्क एनर्जी पावर में कर दिया आपका। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है वीडियो का लेंथ बढ़ाने से। तो चलिए ऑल द बेस्ट। वर्क एनर्जी पावर इससे बाहर आ नहीं रहा भाई। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि वर्क एनर्जी पावर, मैंने इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए भाई, मैंने नहीं बताई भाई। ठीक है, क्योंकि 6 को पेपर है आपका, इससे काम आपका हो जाएगा। और आपने ही कहा था भाई रिवीजन कराने के लिए कि सर वर्क एनर्जी पावर। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब एक बात याद रखिएगा, जो मैंने वीडियो बताया वो जरूर आप देख लीजिएगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, हीट एंड टेम्परेचर का, यूनिट्स एंड डायमेंशन का, इन्वायरमेंट का, ये सारी वीडियो आपको डली हुई है। और फिर ये आपका वर्क एनर्जी पावर हो गया, फिर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का दोनों वीडियो, प्रोजेक्शन एंड व्यू पूरा डाल दिया। जरूरी नहीं है कि आपके सेक्शन में 6 मई को नहीं पूछेगा प्रोजेक्शन व्यू, से पूछ सकता है। बाकी देखिए आपकी मर्जी, पढ़े चाहे नहीं। हाँ ये है कि उतना ही पढ़ लेने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।